गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं पदबंध। और पदबंध करने से पहले हमें संज्ञा सर्वनाम क्रिया, क्रिया विशेषण और विशेषण के बारे में कुछ ज्ञान होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और क्रिया विशेषण है वो करवा रही हूँ, लेकिन मैं वो ज़्यादा डीप में नहीं करवाऊँगी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए संज्ञा सर्वनाम विशेषण जैसे विषय को पढ़ना, टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने बहुत डीप और डिटेल में सारा कुछ जो टॉपिक्स हैं अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ाया गया है। साथ ही ओल्ड क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव लेवल के जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और किस तरह से पूछे गए हैं और कैसे आप वहाँ पर चीज़ों को समझ सकते हैं, वो सब कुछ एक्सप्लेन किया है। यहाँ जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण मैं बता रही हूँ वो सिर्फ पदबंध के लिए बता रही हूँ। पदबंध के लिए जानना आपके लिए जितना ज़रूरी है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और क्रिया विशेषण को, मैं सिर्फ इतना ही यहाँ पर उसको बता रही हूँ। संज्ञा की परिभाषा आपके सामने दी गई है, तो आपको संज्ञा की परिभाषा तो ज़रूर पता होना चाहिए। व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव और स्थान का जो बोध करवाती है वो संज्ञा होती है। आपके सामने है, मैं थोड़ा फास्ट चलूँगी ताकि आपको पदबंध एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाए और क्लियर भी हो जाए, अच्छे से समझ आ जाए। जैसे कि देखिए, अकबर, एंथनी, रीटा, लता, आशा, नज़मा, ये सब क्या है? नेम है जो कि संज्ञा है। फिर हम स्थान की बात करते हैं, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, मथुरा, ये संज्ञा है। ठीक है। आगे वस्तु है, गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कागज़, ये क्या है? संज्ञा है। पुस्तक, जो वस्तु, पेड़, पत्ता, फूल, कुर्सी, सब संज्ञा है। प्राणी हो गए, मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, ये सब क्या है? संज्ञा है। कुछ भाववाचक संज्ञाएं जैसे क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, भूख, प्यास, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो इस तरह के जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वो भी क्या होती है? संज्ञा होती है। तो ऐसे शब्दों को आपको जानने से जो पदबंध है उनको पहचानना आपके लिए इजी होता है। संज्ञा के भेद आपके लिए पदबंध के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा में द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा होती है। ये भेद मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इनमें इस्तेमाल होने वाले शब्दों को पहचान पाएँ। जो शब्द किसी विशेष निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आपके सामने है इस भीमराव अंबेडकर, ये क्या है? विशेष व्यक्ति हैं, तो नेम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आपको पदबंध दे दिया जाए कि भारत का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है, ये सबसे पहले से अंडरलाइन करके ऋग्वेद तक, तो आपको पता है कि ऋग्वेद एक विशेष पुस्तक का नाम है, एक वेद का नाम है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है? ये संज्ञा है। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है, दिल्ली जो कि स्थान का नाम है। इसी तरह से जातिवाचक संज्ञा जो किसी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्दों की जाति को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें देखिए, रानी किताब पढ़ रही है, बच्चे विद्यालय जाते हैं, आज हम फल खाएंगे, किताब, बच्चे, फल, किसी जाति का बोध करवा रहे हैं। अगर कोई स्पेसिफिक नेम हो तो वो भी आपके संज्ञा में ही आ जाता है। जैसे कि दशहरी आम खाएं, आज हम दशहरी आम खाएंगे, वो अलग चीज़ है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है बट आएगा संज्ञा में ही। नेक्स्ट देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये वे संज्ञाएं होती हैं जो ऐसे पदार्थ तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जाता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहते हैं। ये देखिए, सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी, दूध, पीतल, ये सब किस में आती है? संज्ञा में आती हैं। समूहवाचक संज्ञा, ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं वो भी संज्ञा में ही आते हैं, जैसे कि कक्षा, परिवार, सेना, जनता, अस्पताल, मंदिर आदि। आगे देखिए, समूहवाचक कुछ और शब्द होते हैं जो संज्ञा में आते हैं, जैसे कि श्रृंखला, मंडल, पुंज, दस्ता, जत्था, गिरोह, मंडली, संघ, झुंड, ये शब्द भी किस में आते हैं? संज्ञा में आते हैं। आगे भाववाचक संज्ञा है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देखिए, दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, सफलता, सुंदर, बहुमूल्य। जैसे कि सफल अगर है तो वो विशेषण है, सफलता अगर है तो वो संज्ञा है। तो ये आपको ये शब्द मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको शब्दों का ध्यान रहे और आप अच्छे से पदबंध कर पाओ। जैसे कि देखिए, मित्र संज्ञा है, मित्रता,
मित्रता भाववाचक संज्ञा है और मित्र जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। तो आपको समझना होगा मित्रता है वो विशेषता नहीं है बल्कि वो भाववाचक संज्ञा है। मनुष्यता विशेषता नहीं है बल्कि संज्ञा है। तो आपको ये ध्यान रखना है। मजदूरी, देवतव, ममतव, चोर, चोरी, ये सब क्या है आपकी संज्ञा है। स्वतव यानी कि सर्वनाम से भी संज्ञा बनती है। अपनापन सर्वनाम नहीं है, संज्ञा है। निजता, निजी है तो सर्वनाम है, निजता है तो संज्ञा है। अहंकार, परायापन, परायापन क्या है, संज्ञा है, विशेषण नहीं है। ठीक है, ना ही क्या है आपको ध्यान रखना है, परायापन आपका सर्वनाम नहीं होता है, वैसे ही पराया होता है, इसलिए पराया सर्वनाम इस्तेमाल होता है, परायापन संज्ञा। सर्व जो सब के लिए इस्तेमाल होता है सर्वनाम होता है, सर्व सब वो होता है संज्ञा। आगे देखिए विशेषण होते हैं जैसे वीर, वीरता, खट्टा, खटास, आलसी, आलस्य। आलस्य विशेषण नहीं है बल्कि संज्ञा है। चालाकी विशेषण नहीं है बल्कि संज्ञा है। गहराई, गरमाई आदि। क्रिया से भी बनता है। थकना क्रिया है, थकावट संज्ञा है। ये आपको बहुत ध्यान इन चीज़ों का देना है। जीतना क्या है आपका क्रिया है, लेकिन जीत आपकी संज्ञा है। हंसाना, हंसी, सींचना, सिंचाई, लिखना, लिखाई, देखना, दिखावट आदि शब्दों को आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। याद रखिएगा, संज्ञा जहाँ पर भी इस्तेमाल होती है, अगर वो संज्ञा हमें इस्तेमाल नहीं करनी, वो क्या करने हैं, तो वहाँ पर हम सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए आपको आगे कुछ शब्द हैं, ये आपके बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं, तुम, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका। ये शब्द आपको पदबंध में अगर अंडरलाइन किए हुए मिलते हैं तो आपको याद रखना है कि ये क्या है, ये सर्वनाम है। इसी तरह से सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ती है ये आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि आपको संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का जब इस्तेमाल होता है तो आप उसको इजीली पहचान लोगे। जैसे कि देखिए एक एग्जाम्पल है, सीता कल गाँव जा रही है, सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया, सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। यहाँ पर संज्ञा ही संज्ञा इस्तेमाल हो रही है, लेकिन जब हम संज्ञा हटाकर सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसने, अपना, वो, इस तरह से बहुत सारे, उसने, वहाँ के सारे, बहुत सारे, यानी कि हमने संज्ञा के स्थान पे किसका इस्तेमाल कर लिया है, सर्वनाम का इस्तेमाल कर लिया है। सर्वनाम के कुछ भेद हैं, डेफिनेशंस आपके लिए ज़रूरी नहीं है पदबंध में, लेकिन कुछ शब्द हैं समझ विकसित कर सकते हैं कि किस तरह से इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, मैं, हम, मुझको, मेरा, हमारा, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, तू, वह, वे, यह, ये, उनको, यह, ये, इस, इन, इन्हें, इन्होंने, वह, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, जो, सो, जैसा, वैसा। अब देखिए कोई, कुछ सर्वनाम में भी इस्तेमाल होता है और विशेषण में भी इस्तेमाल होता है। जैसा, वैसा, जो, सो होता है वो सर्वनाम में भी इस्तेमाल होता है, विशेषण में भी इस्तेमाल होता है। इसको आप कैसे पहचानेंगे वो आप देखते चलिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या, किन, किसने, किन्हें, और निजवाचक अपने आप, खुद व स्वयं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये सब क्या है, सर्वनाम है। आगे देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के रंग, स्वभाव, गुण, अवस्था, दोष, आकार, स्थिति, निश्चय, प्रकार को बताने वाले ये शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषता। बातें जो बताने वाली ये बातें हैं वो विशेषता कहलाती है, और इन विशेषताओं को बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं वे सभी संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि किसी भी जो विशेषण होता है वो विशेषता किसकी बताता है, या तो संज्ञा की या सर्वनाम की। क्योंकि क्रिया विशेषण है, वहाँ पर आपको समझना है कि वो क्रिया विशेषण कैसे बना और वो विशेषण कैसे बना, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण होता है। वो जब हम क्रिया विशेषण पढ़ेंगे तब मैं आपको क्लियर करूँगी। अब हम यह कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। विशेष्य आपको पता होना चाहिए, क्योंकि विशेष्य क्या होती है, या तो वो विशेष्य होगा, वो संज्ञा होगी, या वो सर्वनाम होगा। इसलिए विशेष्य का आपको पता होना चाहिए कि जो जिसकी वो विशेषता बताते हैं। जैसे कि बड़े भाई, भाई क्या है, संज्ञा है, बड़े क्या है, विशेषण है। तो इस तरह से आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप देखकर पदबंध में आपके लिए आसानी होगी कि किस तरह से विशेषण का इस्तेमाल होता है, वो आप समझ पाएंगे पदबंध के अंदर।
इसी तरह से नटखट बालक, गंदा पानी, छोटी छोटी नाव, ये नाव, कटीली झाड़ी आदि। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के भेद देखिए, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक और संख्या के सामने कुछ शब्द हैं। कुछ 2, 5, 7, 8 सभी संख्याएं, पहला, दूसरा, चौथा, छठा, 11वां, इस तरह की संख्याएं, दुगुना, तिगुना, चौगुना, ये संख्याएं सब क्या होंगी? विशेषण होंगे, जो कि संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगेंगे। परिणामवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो माप तोल के बारे में बताते हैं। कुछ शब्द हैं आपके सामने, इनको ध्यान रखिए, जैसे कि 4 लीटर, 10 किलोग्राम, 2 तोला, 5 टन, कुछ किलोमीटर, 7 सेंटीमीटर, थोड़ा सा, ऐसे शब्दों का ये क्या है? विशेषण है। अब देखिए, थोड़ा सा है वो क्रिया विशेषण में भी आता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। सारी चीज़ों को मैंने एक साथ इसीलिए किया है ताकि आपको सारे में डिफरेंस पता लगे कि सर्वनाम और विशेषण में कोई और कुछ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस आता है, और क्रिया विशेषण और विशेषण में क्या डिफरेंस आता है। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ों को एक साथ रखा है। सार्वनामिक विशेषण है, ये आपको याद रखने हैं कि आपको याद रखना है संज्ञा के स्थान पर क्या आता है? सर्वनाम आता है। लेकिन जब संज्ञा भी आए और सर्वनाम भी आए तो वो सर्वनाम नहीं होगा, वो सार्वनामिक विशेषण होगा। तो आपको ये याद रखना है, संज्ञा से पहले जब सर्वनाम का इस्तेमाल होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि देखिए आपके सामने है, वह पर्वत, वे बच्चे, यह गाड़ी, उस तालाब, तुम्हारी बेटी, आप लोग आदि। ऐसे ही पदबंध पूछे जाते हैं जो कि सार्वनामिक विशेषण हो। जो आदमी कल आया, जो आदमी कल आया था वह बाहर खड़ा है, यहाँ क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि संज्ञा, जो के बाद संज्ञा आ रही है। जो परिश्रम करेगा सो फल भी पाएगा। यहाँ पर फल खाने वाला फल नहीं है, बल्कि जो आपको परिणाम स्वरूप जो चीज़ प्राप्त हो रही है वो फल है। तो वहाँ पर ये क्या है? सर्वनाम है, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल हुए हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जो आदमी कल आया था वह बाहर खड़ा है। ये सार्वनामिक विशेषण है। जो परिश्रम करेगा सो फल भी पाएगा, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान करना है कि जो आदमी, जो के बाद भी संज्ञा है, और जो परिश्रम, परिश्रम भी संज्ञा है। लेकिन इसमें आप पहचान सकते हैं कि जहाँ आदमी, आप यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं कि जो आदमी परिश्रम करेगा सो फल भी पाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाता? सार्वनामिक विशेषण हो जाता। लेकिन जो परिश्रम करेगा, यानी कि एक व्यक्ति के लिए जो का इस्तेमाल होगा, यहाँ पर आपको अपनी समझ से काम लेना है कि जो परिश्रम करेगा सो फल भी पाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? सर्वनाम होगा। तो ऐसे आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। इस तरह से आगे देखिए, संज्ञा के कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं पदबंध में, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। जैसे धर्म, धर्म अगर है तो वो संज्ञा है, धार्मिक है तो वो विशेषण है। यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि संज्ञा से किस तरह से जो विशेषण बनते हैं संज्ञा शब्दों से, वो आपको ध्यान रखना है। घृणा क्या है? संज्ञा है। घृणित क्या है? विशेषण है। शोभा क्या है? संज्ञा है। जबकि शोभित या शोभनीय, ठीक है, तो आपको याद रखना है वो विशेषण है। श्री क्या है? संज्ञा है, किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है, नाम भी हो सकता है श्री। और यहाँ पर श्रीमान, उसकी विशेषता बताई जा रही है, जो भी व्यक्ति है। कृपा संज्ञा है और कृपालु विशेषण है। इस तरह से आपको बहुत डीप से, लेकिन बहुत जल्दी मैं आपको ये सारा टॉपिक करवा रही हूँ, जिसमें आपके ये लगा के चलिए कि आधे घंटे के अंदर पदबंध एकदम से, मतलब आपको इतने अच्छे से समझ आ जाएंगे कि दोबारा आपको पदबंध समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखिए, काम बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं, क्योंकि क्रिया पदबंध आता है तो हमें पहचानना है कि क्रिया पदबंध कौन सा होता है। बालक खेलता है, पढ़ता है, खा रहा है, पकाती है, हंसता है और जा रहा है, ये सब क्या है? क्रिया है। क्रिया की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। क्रिया के भेद भी होते हैं, सकर्मक अकर्मक क्रियाएं भी होती हैं, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से होती हैं वो सब अकर्मक क्रियाएं होती हैं। जो हम स्वयं करते हैं, वो सोचकर समझकर करते हैं, वो आपकी सकर्मक क्रियाएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर इसको जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ये जानना है कि जो भी काम होता है वो क्या होती है? क्रिया होती है। जो प्राकृतिक रूप से होता है, जैसे नदी बहती है, बारिश होती है,
और वह हंस रही है, तो हंसी ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो इस तरह की जो क्रियाएं वो अकर्मक क्रियाएं हैं। बाकी जो खुद करते हैं वो सकर्मक क्रियाएं, और उसको आप इजीली पहचान भी सकते हैं कि वो क्रिया है। तो क्रिया होती क्या है? वे शब्द जिनसे किसी कार्य घटना के करने या होने का पता चले वो क्रिया कहलाते हैं। भाषा क्रिया विशेषण तथा दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता सूचित करने वाले अविकारी शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुरारी प्रतिदिन आता है कब आता है? प्रतिदिन। मोहन अधिक पढ़ता है, कितना पढ़ता है? अधिक। वह आज अवश्य आएगा, अर्थात कब आएगा? आज। के भेद देखिए, क्रिया विशेषण के भेद में आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब आपको एक जो भेद है वो प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण भी होता है, लेकिन इतना हम 4 ही क्रिया विशेषण होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं। आपको ये याद रखना है। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कौन सा होता है वो मैं आपको लास्ट में बता देती हूँ एक बार। आपको ये ध्यान रखना है। जैसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण में जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है वो स्थान का बोध करवाते हैं, जैसे कि यहाँ, वहाँ, सर्वत्र, आगे, बाहर, इधर, उधर, पीछे, दूर, पास, भीतर आदि। आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्रिया हुई है उस क्रिया के साथ अगर आपको एक प्रश्न लगाते हो, कौन सा प्रश्न लगाते हो? कहाँ, यानी जो क्रिया हुई है वो कहाँ हुई है। जैसे अभी अभी हमने पढ़ा था पीछे जो प्रश्न हम साथ में लगा रहे हैं, तो आपको एक प्रश्न लगाना है क्रिया के साथ कि क्रिया कहाँ हो रही है। अगर उसके आंसर में आपको यहाँ, वहाँ, सर्वत्र आंसर मिलता है तो वो आपका क्रिया विशेषण होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, वह वहाँ रहता है, कहाँ रहता है? वहाँ। यानी रहता के साथ हमने कहाँ प्रश्न किया तो हमें आंसर मिला वहाँ। इट मीन्स ये क्या है? क्रिया विशेषण है। विनय आगे खड़ा है, कहाँ खड़ा है? आगे। तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। तो आपको पदबंध में इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्रिया के साथ अगर आप प्रश्न करेंगे तो आपको क्रिया विशेषण है वो आंसर में मिल जाएगा। ईश्वर सर्वत्र मौजूद है, कहाँ मौजूद है? सर्वत्र। मैं बाहर जाऊंगा, कहाँ जाओगे? बाहर। तो इसी तरह से दूसरा भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण, जो कि समय का बोध करवाते हैं जो शब्द, जैसे कि आजकल, तुरंत, नित्य, बहुधा, प्रतिदिन आदि ऐसे शब्द मिलेंगे जो कि आपको क्रिया में आपको प्रश्न लगाना होगा। कब क्या होता है? समय का पता चलता है। तो इस कालवाचक क्रिया विशेषण को पहचान पाओगे। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आजकल चावल का दाम तेज है, तो कब तेज है? आजकल। मनजीत नित्य आता है, कब आता है? नित्य, हर रोज। संजय प्रतिदिन पढ़ता है, कब पढ़ता है? प्रतिदिन। किशोर कभी कभी जाता है, कब जाता है? कभी कभी। नेक्स्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसे क्रिया के होने का ढंग या तरीका पता चले उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कुछ शब्द आपके सामने, अचानक, धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक, निसंदेह, सचमुच, शायद, यथासंभव, हाँ, जी, ठीक, इसलिए, नहीं, न, मत, धड़ाधड़, ही, तो, भी, भर आदि। यानी कि ही, तो, भी ये क्या होते हैं? निपात होते हैं जो अव्यय में ही आते हैं, लेकिन ये वैसे निपात होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, वह अचानक चला गया। अब यहाँ पर रीति का पता लगाना है तो हम क्रिया के साथ लगाएंगे कैसे? अब आप ये कहेंगे कि मैडम हमें कैसे पता चलेगा कि हम कब प्रश्न लगाए, कहाँ लगाए या कैसे? आप चारों प्रश्न लगा के देख लीजिए, कब, कहाँ, कैसे और कितना। अगर चारों में से किसी एक का भी आंसर आपको मिलता है तो वो क्रिया विशेषण होता है। जैसे कि वह अचानक चला गया, कैसे चला गया? अचानक। अगर हम यहाँ प्रश्न करते कब चला गया, तो यहाँ पर कब समय नहीं बता रहा कि कल चला गया, आज चला गया, प्रतिदिन जा रहा था, इस तरह समय नहीं बता रहा, तरीका बता रहा है। रमेश ध्यानपूर्वक पढ़ता है, कैसे पढ़ता है? ध्यानपूर्वक। अमरेंद्र सचमुच बीमार है, तो वह बीमार है, कैसे बीमार है? सचमुच, यानी कि वास्तविकता में। हर्षवर्धन अवश्य आएगा, कैसे आएगा? अवश्य। यहाँ पर अगर आज होता हर्षवर्धन आज अवश्य आएगा, जो कि हमने पहले एग्जाम्पल किया था, तो वहाँ पर क्या होता? कालवाचक क्रिया विशेषण होता। लेकिन हर्षवर्धन अवश्य आएगा यानी कि कैसे आएगा? ज़रूर आएगा, ज़रूरी आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, इसलिए ये हमारा
क्रिया विशेषण हो गया। इसी तरह से परिणामवाचक क्रिया विशेषण जो कि क्रिया की मात्रा का बोध करवाए कि क्रिया जो हुई है वो कितनी हुई है। तो इसमें कुछ शब्द हैं जैसे बहुत, थोड़ा, कुछ, काफ़ी, इतना, कम, केवल आदि। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप क्रिया लगा सकते हैं, क्रिया के साथ कितना या कितनी शब्द लगा प्रश्न करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, तो वो आपका परिणामवाचक क्रिया विशेषण होगा। कुछ एग्जाम्पल है, सत्येंद्र बहुत पढ़ता है, कितना पढ़ता है, बहुत। राघवेंद्र कुछ लिखता है, कितना लिखता है, कुछ। गर्मी में लोग कम खाते हैं, कितना खाते हैं, कम। उसने काफ़ी परिश्रम किया, कितना किया, काफ़ी। तो इस तरह से आपको पदबंध में क्रिया विशेषण को पहचानना आपके लिए आसान रहेगा। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कौन से होते हैं, जो अव्यय के रूप में, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, पद होते हैं, वो अव्यय के रूप में जब उनका प्रयोग किया जाता है वो प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों। वह कहाँ गया, यानी कि यहाँ पर हम प्रश्न करते हैं, स्थान के बारे में पूछ रहा है, कहाँ गया, तो यहाँ पर सिर्फ स्थान नहीं है, यहाँ सिर्फ कहाँ का इस्तेमाल हुआ है। तो ये ना तो विशेषण है ना ही ये सर्वनाम है, यहाँ पर ये क्या है, अव्यय का काम कर रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। तो ऐसे शब्दों को आपको ध्यान रखना है। तुम कब आए, रंजीत कब स्कूल जाता है, यहाँ पर समय नहीं दिया, कब दिया गया है। संध्या क्यों रोती है, यहाँ पर कारण नहीं बताया गया, तरीका नहीं बताया गया, ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है, इसलिए ये प्रश्नवाचक अव्यय में ही आते हैं। तो ऐसे ही आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसी आप देखते हैं पदबंध, जब एक से अधिक पद सामूहिक रूप में, सामूहिक यानी समूह के रूप में एक साथ किसी एक व्याकरणिक इकाई जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि के लिए प्रयुक्त हो तो उस बंधी इकाई को क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, इजी शब्दों में भी दी गई है। जैसे कि दूसरे शब्दों में अनेक पदों के योग से बने वाक्यांश को, अनेक पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करते हैं पदबंध कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसके लिए आपको जानना ज़रूरी है कि शब्द वो पद में क्या अंतर होता है, मतलब शब्द और पद में अंतर क्या होता है। यानी कि आपको पहले पता होना चाहिए कि पद होता क्या है, तभी आप पदबंध को पहचान पाओगे। कुछ एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। कैलाश सामने वाले मैदान में खेलेगा, यहाँ सामने वाले मैदान, पदबंध संज्ञा पदबंध का काम कर रहा है, सामने वाले मैदान। अब देखिए रेखांकित बनता है सामने वाले मैदान तक, तो यहाँ पर जो मैदान है वो आपके लिए किसका काम कर रहा है, संज्ञा। मैदान क्या होता है, संज्ञा। जैसे कि मैंने पहले पढ़ाया है, किसी भी स्थान, वस्तु, व्यक्ति आदि का जो बोध कराता है वो संज्ञा होती है, तो ये संज्ञा पदबंध है। विजयवाड़ा जाने वाली बस चलती चली जा रही है। अब चलती क्रिया है, चली जा रही है सहायक क्रियाएं हैं, तो इस तरह से जो क्रिया है ये क्या हो जाता है, क्रिया पदबंध। तेज दौड़ते हुए वह गिर गया। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, वह गिर गया, क्रिया के साथ लगाना है कौन गिर गया। अगर कौन का आंसर मिल रहा है तो यानी आपको संज्ञा मिल रही है और संज्ञा के लिए उस विशेषण का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो आपके लिए विशेषण पदबंध है, संज्ञा या सर्वनाम के लिए। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि वह तेज दौड़ते हुए गिर गया। क्या गिर गया, कैसे गिर गया, कैसे गिर गया, तेज दौड़ते हुए। तो यहाँ पर कैसे का जब आंसर मिल रहा है तो ये आपका क्रिया विशेषण पदबंध है। लंकापति राक्षस रावण आज मर गया। अब यहाँ पर आप देखिए लंकापति राक्षस रावण, रावण एक पद है जिसका विस्तार किया गया है लंकापति राक्षस राज रावण। तो रावण क्या है, संज्ञा है, तो ये संज्ञा पदबंध है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो एग्जाम्पल मैं जैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ तो यहाँ से आपको समझ, आपकी सोच है वो विकसित होगी। सत्य पर विश्वास करने वाला वह, अब यहाँ वह तक अंडरलाइन है तो वह सर्वनाम में आता है, तो वह सर्वनाम पदबंध है। अगर वाला तक अंडरलाइन है तो यह विशेषण पदबंध है, क्योंकि वह सर्वनाम की विशेषता के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब आगे देखिए पद और पदबंध में अंतर क्या होता है। जब वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया का काम कोई शब्द अकेला करता है तो उसे पद कहते हैं। जब यही कार्य एक से अधिक पद मिलकर करते हैं तो वह पदबंध बन जाता है।
लेकिन आप ये भी याद रखिए कि जैसे कोई भी शब्द होते हैं, यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ मोहन पद है, मोहन सोता है, एक एग्जाम्पल आपके सामने, मोहन सोता है। तो यहाँ जब मोहन अकेला है और होता अकेला है तो वो एक शब्द है, लेकिन जब मोहन सोता है तीनों शब्दों को एक वाक्य में इस्तेमाल कर लिया गया तो ये पद बन गए हैं। ये आपको इतना ध्यान रखना है, शब्द जब अकेले वर्णों के मेल से जो बनता है वो शब्द होता है, जब शब्द को वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है तो वो पद बन जाता है, और जब उसी पद का विस्तार किया जाता है तो वो पदबंध बन जाता है। तो यहाँ मोहन सोता है, मोहन पद है, यह संज्ञा पद है, एक ही शब्द होने के कारण यह पद है। अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, रोहित भाई राकेश, रोहित का भाई राकेश सोता है। यहाँ पर राकेश है वो एक पद है जो कि संज्ञा का काम कर रहा है, और उसका विस्तार कर दिया गया है कि रोहित का भाई राकेश सोता है। तो यहाँ पर जो राकेश है वो अभी भी संज्ञा का काम कर रहा है, लेकिन एक ही संज्ञा शब्द को बताने के लिए यहाँ पर एक दो तीन तीन संज्ञा पद, जो तीन पद का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ रोहित रोहित यहाँ रोहित का भाई राकेश भी संज्ञा पद का कार्य कर रहा है। ये चारों पद मिलकर एक इकाई है, अतः यह पदबंध है। पद एक शब्द से निर्मित होता है, जबकि पदबंध एक से अधिक पदों के योग से निर्मित होते हैं। यह आपको ध्यान रखना है कि जो पद है वो एक ही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उस शब्द को पद कहते हैं, जबकि पदबंध एक से अधिक पदों के योग से निर्मित होता है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो पदों में प्रयुक्त होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि जो पदबंध होते हैं वो वाक्य नहीं होते, वो वाक्यांश होते हैं, यानी वाक्य का अंश होते हैं। वाक्य वो होता है जिसमें सेंस कंप्लीट होती है, यानी वाक्य में एक उसका अर्थ होना आवश्यक है, तभी वो वाक्य बनता है। अदरवाइज उसको आप वाक्यांश कहेंगे, उसमें कितने भी पद इस्तेमाल हो, जब तक उसके वो वाक्य सार्थक नहीं है। आगे देखिए, एक इसमें एक चीज़ आपको और याद रखनी है, एक इसमें आश्रित पद होता है और दूसरा इसमें मुख्य पद होता है। तो वो कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा आश्रित पद है और कौन सा मुख्य पद है। आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, सत्य पर विश्वास करने वाला वह। अब जो वह है और वाला, ये जो विशेषण का इस्तेमाल किया गया वो किसके लिए, सर्वनाम के लिए, यानी कि वह के लिए। तो यहाँ वह है वो मुख्य पद है, और जो बाकी उसका विस्तार कर रहा है वो क्या है, वो उसका आश्रित पद है। लंकापति राक्षस राज रावण, रावण मुख्य पद है और मुख्य पद का जो विस्तार कर रहा है लंकापति राक्षस राज, ये आश्रित पद है। ये प्रश्न किए जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुख्य पद कौन सा होता है और आश्रित पद कौन सा होता है। इसमें एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि सत्य पर विश्वास करने वाला वह, आपको ध्यान रखना है कि जहां तक अंडरलाइन किया गया है, जहां तक अंडरलाइन किया गया है वहां पर जो अंतिम शब्द है, जो रेखांकित अंतिम पद है, उसी पद के अकॉर्डिंग, उसी पद के अनुसार आप पदबंध की पहचान करेंगे। जैसे कि लास्ट रावण है, वह है, दौड़ते हुए, तो यहाँ पर क्रिया हो रही है, लेकिन किस लिए हो रही है, क्रिया की विशेषता बताने के लिए। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। लेकिन क्रिया में जो होता है, क्रिया में अंतिम पद प्रधान नहीं होता, बल्कि जो प्रथम पद है वो प्रधान होता है, उसी से हमें पता लगता है कि वो क्रिया है। यानी कि पहला पद होता है वो मुख्य होता है, और बाकी जो पद होता है वो उसका विस्तार होता है, यानी आश्रित वाक्य होता है। जैसे कि चलती, यहाँ पर चलती हुई, चलना, चल एक धातु रूप है क्रिया का, उसके साथ चलना, चलती, चलवाना जैसे प्रत्यय को जोड़कर उसमें क्या बन जाता है, वो क्रिया बन जाती है। तो यहाँ पर चलती के अनुसार हमने इसको माना है कि ये क्रियापद है, और चली जा रही है ये क्रिया का विस्तार है। तो यहाँ पर जो मुख्य पद है वो उसकी का है चलती, चली, और जो जा रही है वो उसका आश्रित पद है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, वाक्यांश तेज दौड़ते हुए, ये मैंने आपको बता दिया है कि जो तेज दौड़ते हुए, लंकापति राक्षस रावण, चलती,
चली जा रही है, सत्य पर विश्वास करने वाला वह। तो आपको एक याद रखना है कि जो क्रिया पदबंध है उसमें पहले पद के अनुसार हमें क्रिया का पता लगेगा, जबकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अंतिम पद, रेखांकित किया गया अंतिम पद देखकर ही हमें पता लगेगा कि ये कौन सा जो है पदबंध है। पदबंध पदों के मेल से बनता है। पदबंध वाक्य का अंश होता है, उसका अर्थ होता है, पर वह पूरे वाक्य की भांति पूर्ण अर्थ नहीं देता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो पदबंध है वो वाक्यांश होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह पूर्ण अर्थ नहीं देता वाक्य की तरह। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जैसे संज्ञा पदबंध है, इसकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती है। संज्ञा पद की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध। संज्ञा पद की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध यानी कि पद का विस्तार। संज्ञा पद की जगह संज्ञा ही प्रयुक्त होगा, लेकिन जो उसका विस्तार होगा वो क्या कहलाता है? उसकी पहचान यह है कि इसमें शीर्ष पद यानी कि मुख्य पद संज्ञा पद होता है तथा शेष उस पर आश्रित होते हैं, यानी कि वो आश्रित जो उसका विस्तार के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो आश्रित पद होते हैं। तो आप देखिए, बिस्किट उफनते दूध में गिर गया। यहाँ पर दूध क्या है? संज्ञा है। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा है कि संज्ञा कैसी होती है, समूहवाचक संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में हमने ये शब्द पढ़े थे कि दूध उफनते। अब जो दूध है वो आपकी संज्ञा है और जो उफनते है वो उसका आश्रित पद है। दूध मुख्य पद यानी कि शीर्ष पद है। छत पर टहलने वाला आदमी, आदमी क्या है? संज्ञा है। तो इस तरह से आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। लंदन से आए हुए मेहमान, इसमें 2 तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। या तो आपको रेखांकित करके दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा, पद 2-3 पद को रेखांकित करके दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये कौन सा पदबंध है। या आपसे पूछा जा सकता है कि जो वाक्य दिया गया है उसमें से विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध को रेखांकित कीजिए। इस तरह से प्रश्न आते हैं। आगे देखिए, ये एग्जाम्पल हैं जो आप खुद देख सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। आगे है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम का काम करने वाला पदबंध यानी संज्ञा की जगह जो इस्तेमाल होता है सर्वनाम, और उसी का जब विस्तार हो जाता है तो वो सर्वनाम पदबंध कहलाता है। इसमें पूरा वाक्य खंड किसी सर्वनाम पद से संबंध रखता है। रेखांकित पदबंधों का सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे कि हमेशा शोर करने वाला वह, तो यहाँ पर वह है वो सर्वनाम है और बाकी वही ये वह है वो शीर्ष पद है, बाकी आश्रित पद है। चोट खाए हुए तुम। अब ये देखिए, ये जब हमने सर्वनाम पढ़े हैं तब ये शब्द मैंने पढ़ाए हैं। वह, तुम, वह, मैं, हम, तुम, आप, कुछ, तुम और कोई। तो इस तरह से आपको ये चीजें ध्यान रखना है। यहाँ कोई ने कोई आया है, यानी कि किसी सजीव वस्तु, लिविंग थिंग के लिए जब कोई का इस्तेमाल किया जाता है तो वो सर्वनाम पदबंध होता है। लेकिन जब किसी, जैसे कहते हैं ना कि हम कह सकते हैं कि उसको खेल में कोई भी सफलता नहीं मिली, तो जब वो कोई इस्तेमाल होता है वो सार्वनामिक विशेषण होता है, ना कि वो सर्वनाम होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से कुछ का भी इस्तेमाल होता है। विशेषण पदबंध, विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध विशेषण पदबंध कहलाते हैं। इसमें शीर्ष पद पर विशेषण स्थित होता है। आश्रित पद के स्थान पर यानी कि जो उसका विस्तार है वो प्राय प्रविशेषण प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि प्रविशेषण, हमने जो विशेषण पढ़ा था उसमें प्रविशेषण नहीं पढ़ा, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि बहुत सुंदर, थोड़ा, नमकीन, ज़्यादा मीठा, कुछ फीका फीका, ज़रा, खट्टा खट्टा, लगभग, 1000, कोई, 1,00,000, ठीक, 10,000। अब यहाँ पर भी कोई आया है, ध्यान रखिएगा। और ये क्या बता रहा है? ये विशेषण के लिए कोई इस्तेमाल हुआ है, जबकि कोई हमने सर्वनाम में भी इस्तेमाल किया है। आगे देखिए, तुलनात्मक या सादृश्यात्मक, यानी कि जब आप किसी चीज़ की तुलना करते हैं और उसको समानता दिखाते हैं, वो कैसे? सिंह जैसे बलवान, सिंह जैसे बलवान, हीरे से भी अधिक उज्जवल।
यानी कि यहाँ पर भी विशेषण पदबंध का ही इस्तेमाल किया गया है जब वो तुलना की जा रही है या किसी से तुलना करते हैं या समानता दिखाते हैं। कुछ वाक्य प्रयोग देखिए। मेरे कानपुर वाले मित्र ने मुझे एक सचित्र और मोटी पुस्तक भेजी। अब देखिए, आप यह ध्यान रखिए, पुस्तक क्या है? संज्ञा है। संज्ञा अंडरलाइन नहीं की गई है। उससे पहले जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है और उसी संज्ञा के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या हो गया? विशेषण है। मेरे कानपुर वाले, जहां भी वाले या जैसे आपको दिखाई देता है, 99.9% भी कह सकते हैं कि आपके लिए विशेषण पदबंध ही होता है, जहां वाला या जैसे होता है। आप सचमुच महान दयावान हैं। आप सचमुच महान दयावान हैं। तो ये आपकी जो सर्वनाम है उसकी विशेषता है। अटल जैसे कर्मयोगी आजकल दुर्लभ हैं। अटल, ये अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया गया है कि अटल जैसे कर्मयोगी। हमने ये विशेषण है कि अटल जैसे कर्मयोगी, तो जैसे मिल रहा है तो यहाँ पर विशेषण ही मिलेगा आपको। विशेषण पदबंध प्राय संज्ञा पदबंध के अंग होते हैं, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम की तो विशेषता बताते हैं, परंतु जहाँ विधेय विशेषण का प्रयोग होता है वहाँ ये स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं। कैसे? घोंसलों में रहने वाली चिड़िया, यानी कि विधेय विधेय विशेषण का प्रयोग होता है। यानी कि आपने पढ़ा होगा वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। जो उद्देश्य जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है, और कर्ता के बारे में जो कुछ बताया जाता है वो विधेय होता है। तो यहाँ पर भी कर्ता यानी कि जो संज्ञा है उसके बारे में जो कुछ बता रहे हैं, तो यहाँ विशेषण अकेला स्वतंत्र प्रयुक्त हो रहा है। तो हमें ध्यान रखना है, लेकिन ये आपको ट्रिक याद रखनी है कि जो भी संज्ञा है उससे पहले या सर्वनाम है उसके लिए जो इस्तेमाल किए गए वही विशेषण होते हैं। घोंसलों में रहने वाली चिड़िया, चिड़िया संज्ञा है, वाला वाली आ गया तो क्या हो गया? विशेषण पदबंध हो गया। रात में भौंकने वाला, वाला आ गया, और कुत्ता है वो संज्ञा है, तो आपके लिए विशेषण पदबंध हो गया। वह मकान इस गली के सभी मकानों से बड़ा है, यानी कि यहाँ पर तुलना की गई है। यह मकान, यानी कि मकान संज्ञा है और उसके लिए इस्तेमाल किया गया विशेषण क्या है? इस गली के सभी मकानों से बड़ा है, यहाँ तुलना की गई है। मेरा मित्र बहुत नेक और ईमानदार है। मित्र संज्ञा है, संज्ञा और मित्र की विशेषता बताई गई है। वह सुस्त, कमजोर और बोदा निकला। बोदा भी मतलब कमजोर होता है। वह सर्वनाम है, सर्वनाम की जो विशेषता है वही विशेषण है, सुस्त, कमजोर और बोदा। नेक्स्ट है क्रियापदबंध। एक से अधिक क्रियापद मिलकर जहां क्रिया का कार्य कर रहे हो उसे क्रियापदबंध कहते हैं। इनमें मुख्य क्रिया शीर्ष में होती है, यानी जो क्रिया होती है वही शीर्ष होता है, वही मुख्य पद होता है। अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। प्राय आश्रित पद मुख्य क्रिया के बाद आते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बाकी पदबंध क्या होता है, जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और विशेषण। ये हाँ, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और विशेषण, ये जो पद हैं वो आपको कैसे मिलेंगे? जो रेखांकित है उसके अंत में मिलेंगे और वो शीर्ष पद होंगे, और जो उससे पहले है वो उसका मुख्य पद होगा। लेकिन क्रिया में जो पहला पद होगा वही शीर्ष पद होगा, बाकी जो है वो उसकी सहायक क्रिया भी कह देते हैं उसको, तो वो आश्रित पद होगा। मोहन किताब पढ़ रहा है, यहाँ पढ़ना है वो क्या है? मुख्य पद है, यानी कि शीर्ष पद। रहा है वो आश्रित पद है। जो परिश्रम करेंगे वे ही परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, तो यहाँ पर उत्तीर्ण होने की क्रिया हो रही है, ये क्रिया पदबंध है। पतंग हवा में उड़ती चली गई, उड़ना क्रिया है, और मतलब उड़ जो धातु है उसके साथ उड़ना, उड़ती, उड़वाना लगा देते हैं, तो उड़ती चली गई ये क्रिया पदबंध है। दिन रात परिश्रम करने वाला सफल हो जाते हैं। दिन रात परिश्रम करने वाले, वाले, ठीक है, सफल हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो सफल है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपके वीडियो में इससे पहले जब चीज़ें आपको सारी समझाई है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण
और क्रिया विशेषण, तो उसमें बताया है मैंने कि जो सफल है वो विशेषण है, लेकिन उसको सफलता अगर लगाते हैं, उसके साथ ताप प्रत्यय लगाते हैं, तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो यहाँ पर ये संज्ञा नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर होने वाले सफल ना होकर यहाँ पर हो जाते हैं क्रिया है, हो जाते हैं क्रियापद बंध है, सफल नहीं है, हो जाते हैं क्रियापद बंध है। सोहन गिर ही पड़ा, गिरना क्रिया है, ही पड़ा आश्रित क्रिया है, सहायक क्रिया है। देखता देखना कहीं गिरने जाओ, गिरना क्रिया है, न जाओ आश्रित क्रिया है। यहाँ तो लिखा भी नहीं जाता, लिखना क्रिया है, बाकी आश्रित पदबंध है। बच्चे ले आ रहे हैं, दौड़ना क्रिया है, वे अब तक पहुंच चुके हैं, पहुंचना क्रिया है, सुनाना क्रिया है। होना होना, हुआ, हो रहा है, सब क्रिया है। आराम कर रहे हैं, बच्चे खेल कर आराम कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं वही क्रिया है। आगे देखिए, क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध की जगह प्रयुक्त होने वाले पदबंध, क्रिया विशेषण पद की जगह प्रयुक्त होने वाले पदबंध क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। क्रिया विशेषण पदबंध को जानना पहचानना बहुत आसान है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है। क्रिया के साथ आपको कहाँ, कब, कैसे और कितना, 4 क्वेश्चन क्रिया के साथ लगाना है, और उसका आंसर अगर मिल जाता है तो वो आपका क्रियापद बंध है। वह दौड़ते दौड़ते थक गया, कैसे थक गया? दौड़ते दौड़ते। यहाँ पर अगर आप प्रश्न करते हैं कब थक गया, तो समय नहीं बता रहा है। कहाँ थक गया, स्थान नहीं बता रहा है। कितना थक गया, थोड़ा या ज़्यादा, नहीं बता रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? दौड़ते दौड़ते थक गया, यानी कैसे थक गया। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसमें है। छोटे बच्चे चलते चलते गिर पड़ते हैं, कैसे गिर पड़ते हैं? चलते चलते। हमारा खेत इस कोने से उस कोने तक फैला है। ये तो अभी रिसेंट जो 10th का एग्जाम हुआ है CBSE बोर्ड का, उसमें भी पूछा गया था कि यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैंने पहले दिन ही बच्चों को एग्जाम से ठीक एक दिन पहले एक्सप्लेन किया था कि कन्या एग्जाम्पल था हिमालय से कन्याकुमारी तक। तो बच्चों को डाउट था कि कन्याकुमारी कोई स्थान का, कन्याकुमारी स्थान का नाम है, तो ये संज्ञा पदबंध हो सकता है। लेकिन नहीं, आप प्रश्न कर सकते हैं हमारा खेत इस कोने से उस कोने तक फैला है, कहाँ तक फैला है, तो प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, तो ये क्रियापद बंध है। सूरज धीरे धीरे डूबता जा रहा है, कैसे डूब रहा है? धीरे धीरे। फुटबॉल की तरह लुढ़क कर गिर गया, कैसे गिरा? फुटबॉल की तरह लुढ़क कर। दोनों कबूतर खिड़की से बाहर देखते रहते हैं, खिड़की से बाहर, कहाँ देखते रहते हैं? खिड़की से बाहर, स्थान बता रहा है। लता कोयल सा मीठा गाती है, कैसा गाती है? कोयल सा मीठा। मैंने रमा की आधी रात तक प्रतीक्षा की, कब तक प्रतीक्षा की? आधी रात तक। उसने सांप को पीट पीट कर मार डाला, कैसे मार डाला? पीट पीट कर। उसने बालक को बड़े प्रेम से चूमते हुए उठाया, कैसे उठाया? बड़े प्रेम से चूमते हुए। तो इस प्रकार से अब देखिए आपके सामने कुछ ट्रिकी क्वेश्चन मैं दिखा रही हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, कुछ फल मुझे भी दे दो, यहाँ भी कुछ है, दिल्ली के कुछ सरकारी कर्मचारी अच्छे हैं, यहाँ भी कुछ है, लेकिन पहले वाला कुछ विशेषण है, दूसरे वाला कुछ सर्वनाम है। तो आपको याद रखना है, अगर कुछ नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है तो वो विशेषण है, और लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है तो वो सर्वनाम है। इसी तरह से कोई का एक एग्जांपल देख लीजिए, दरवाजे पर कोई आया है, तो यहाँ लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये सर्वनाम है। कोई भी प्राणी, जीव, जंतु कोई भी हो सकता है, बट लिविंग थिंग है। हम बाग में गए परंतु वहाँ कोई आम न मिला, जब कोई नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल हुआ तो वह विशेषण के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूज़फुल होगी। अच्छी नहीं लगी होगी बल्कि आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर ऐसा ही कंटेंट आप और चाहते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है या कुछ भी पूछना है, बताना है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।